कभी सोचा है कि हवा चलने पर सूखी पत्तियां जमीन से उठकर क्यों नाचने लगती हैं? या तेज हवा में दरवाजे और खिड़कियां क्यों खड़खड़ाने लगते हैं? ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति है हमारे चारों ओर। बिल्कुल। जो कभी सहलाती है तो कभी जोर जोर से धक्का भी देती है। हाँ। और मजे की बात यह है कि ये कोई जादू नहीं बल्कि शुद्ध विज्ञान है। आज हम इसी अदृश्य शक्ति के पीछे के राज खोलेंगे। जिसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं दाब या प्रेशर। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो एक जासूस की गाइड बुक जैसी है। तो आज का मिशन है इस अदृश्य शक्ति का पीछा करना। हम एक स्कूल बैग से शुरू करेंगे, फिर पानी के बांधों में छिपे राज को खोलेंगे और अंत में देखेंगे कि कैसे यही शक्ति बड़े बड़े तूफानों को जन्म देती है। तो चलिए इस अदृश्य शक्ति के निशान पर चलते हैं। हमारी जानकारी में पहला सुराग मेघा और पवन की एक कहानी में छिपा है। हाँ, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। मेघा और पवन दोनों घूमने जा रहे हैं और उनके बस्ते मान लीजिए लगभग एक बराबर भारी हैं। ठीक है। लेकिन कुछ ही देर में पवन के कंधों में दर्द होने लगता है, जबकि मेघा आराम से चल रही है। और फर्क सिर्फ इतना है कि पवन के बस्ते की पट्टियां पतली हैं और मेघा की चौड़ी। तो ये तो बड़ा अजीब है। वजन तो उतना ही है, तो सिर्फ पट्टियों के पतले या चौड़े होने से इतना फर्क कैसे पड़ सकता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सारा खेल इसी का है। इसका राज उसी अदृश्य शक्ति में छुपा है जिसे हम दाब कहते हैं। दाब? देखिए, मजेदार बात यह है कि दोनों बस्तों का वजन बराबर है, मतलब दोनों कंधों पर बराबर बल लगा रहे हैं। हाँ। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो बल कितनी जगह पर फैल रहा है। विज्ञान इसी फैलाव को दाब कहता है। एक मिनट, मुझे ये ठीक से समझने दीजिए। तो आप कह रहे हैं कि मेरे कंधे पर रखा हुआ 10 किलो का वजन असल में 10 किलो जैसा महसूस नहीं होगा अगर मैं उसे बस ज्यादा जगह पर फैला दूं? यही तो विज्ञान का जादू है। ये तो कमाल है। पवन के मामले में पतली पट्टियों की वजह से बस्ते का सारा वजन यानी बल कंधे के एक बहुत छोटे से हिस्से पर सिमट जाता है। अच्छा। जब बल कम जगह पर लगता है तो दाब बहुत ज्यादा होता है और हमें चुभन या दर्द महसूस होता है। वहीं मेघा की चौड़ी पट्टियां उसी 10 किलो के बल को ज्यादा बड़े क्षेत्रफल में कह सकते हैं बांट देती हैं। अच्छा, तो उससे हर एक बिंदु पर पड़ने वाला असर मतलब दाब कम हो जाता है। बिल्कुल, और आराम महसूस होता है। अरे वाह! तो इसीलिए इसीलिए कुली या सब्जी बेचने वाले सिर पर भारी टोकरी उठाने से पहले कपड़े का एक गोल सा वो रखते हैं। हिंडोना। हाँ। हाँ। वो असल में वजन कम नहीं कर रहे हैं, वो बस उस वजन को फैलाने के लिए सिर का क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं, ताकि दाब कम हो जाए। बिल्कुल सही। मैं तो इसे हमेशा एक रस्म समझती थी, पर ये तो रोजमर्रा की जिंदगी का प्रैक्टिकल फिजिक्स है। एकदम। यही वजह है कि पतले तार वाली बाल्टी को उठाने में हथेली कटने लगती है, जबकि चौड़े हैंडल वाली बाल्टी आरामदायक लगती है। बल वही है, बस क्षेत्रफल का खेल सारा असर बदल देता है। और विज्ञान में दाब को मापने की इकाई का नाम भी महान वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के नाम पर पास्कल रखा गया है। अच्छा, तो बल को फैलाना उसे आरामदायक बना देता है। तो क्या इसका उल्टा भी सच है? क्या बल को एक जगह पर केंद्रित करने से वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, जैसे जैसे चाकू? एकदम सही। आपने सिद्धांत को पकड़ लिया। चाकू की धार या कील की नोक को देखिए। हाँ, बहुत पतली होती है। उनका क्षेत्रफल लगभग ना के बराबर होता है। जब हम हाथ से चाकू पर या हथौड़े से कील पर बल लगाते हैं तो हमारा लगाया हुआ साधारण सा बल भी उस नन्ही सी नोक पर आकर एक जबरदस्त दाब में बदल जाता है। मतलब हम अपने हाथ के जोर को एक तरह से फोकस कर रहे हैं। हाँ। और वही केंद्रित दाब कील को लकड़ी में और चाकू को सेब के आर पार जाने की ताकत देता है। बिल्कुल। अगर कील को उल्टी तरफ से ठोकें तो कुछ नहीं होगा। हाँ, क्योंकि वही हथौड़े का बल एक बड़े क्षेत्रफल पर फैलकर बेकार हो जाएगा। ये तो बहुत मजेदार है। और ये हर जगह काम करता रहे। इंजेक्शन की सुई हो या किसी जानवर के नुकीले दांत, जहां भी कम बल से ज्यादा असर पैदा करना हो, वहां प्रकृति और विज्ञान दोनों ही क्षेत्रफल को कम करने का तरीका अपनाते हैं। कील और चाकू की बात तो समझ आती है क्योंकि वो ठोस हैं, लेकिन मुझे हमेशा हैरानी होती है कि पानी जैसी नरम चीज भी दबाव डाल सकती है। हमारी सामग्री में इसका जिक्र है कि पानी की टंकियां हमेशा घरों की छतों पर या ऊंचाई पर क्यों होती हैं? इसका भी क्या इसी दाब से कोई लेना देना है? इसका सीधा लेना देना है, लेकिन यहाँ दाब का खेल थोड़ा बदल जाता है। कैसे? द्रवों के मामले में दाब इस बात पर निर्भर नहीं करता कि पानी कितना है,
मतलब उसका कुल वजन कितना है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि पानी का स्तंभ, वाटर कॉलम, कितना ऊंचा है। गहराई ही उसकी ताकत है। ये बात थोड़ी उलझाने वाली है। मतलब एक पतले से पाइप में 10 फुट ऊंचा पानी और एक बड़े से ड्रम में 10 फुट ऊंचा पानी, दोनों नीचे एक बराबर दाब डालेंगे। हाँ, ये कैसे हो सकता है? ड्रम में तो कई गुना ज्यादा पानी और वजन होगा। आपकी हैरानी जायज है। हमारी सामग्री में इसी को समझाने के लिए एक बेहतरीन प्रयोग का जिक्र है। अच्छा। कल्पना कीजिए कि दो पाइप हैं, एक पतला, एक बहुत चौड़ा। दोनों के मुंह पर नीचे एक एक गुब्बारा लगा है। अब हम दोनों में ठीक 1 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरते हैं। नतीजा क्या जानते क्या होता है? मेरे हिसाब से तो चौड़े पाइप वाला गुब्बारा ज्यादा फूलना चाहिए। जाहिर है पानी का वजन ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। नहीं। नहीं, दोनों गुब्बारे बिल्कुल एक बराबर फूलते हैं। अरे, इससे ये बात साफ हो जाती है कि नीचे की सतह पर पड़ने वाला दाब सिर्फ और सिर्फ पानी की ऊंचाई पर निर्भर करता है, बर्तन के आकार या पानी की मात्रा पर नहीं। अब मैं समझी। इसीलिए पानी की टंकियों को ऊंचा रखते हैं। जितनी ऊंची टंकी, पानी के स्तंभ की ऊंचाई उतनी ज्यादा। और हमारे नलों में पानी का दाब उतना ही तेज। इसका टंकी के साइज से कोई लेना देना नहीं, बस उसकी ऊंचाई से है। एकदम सही। और द्रव सिर्फ नीचे ही नहीं, बल्कि हर दिशा में दाब डालते हैं। हर दिशा में? हाँ, अगर आप एक प्लास्टिक की बोतल में अलग-अलग गहराई पर छेद करें, तो सबसे नीचे वाले छेद से पानी सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरेगा। क्यों? क्योंकि वहां पानी के स्तंभ की ऊंचाई सबसे ज्यादा है और दाब भी सबसे ज्यादा है। ओह, तो बांध यानी डैम की दीवारें नीचे से ज्यादा चौड़ी इसीलिए बनाई जाती हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि ये बस एक डिजाइन है। नहीं, ये डिजाइन नहीं है। और चौड़ी दीवार चाहिए। बिल्कुल। ये इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है जो द्रव दाब के इसी सरल सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, ठोस और तरल का दाब तो समझ आ गया, लेकिन कहानी की शुरुआत में हमने हवा की बात की थी, उस अदृश्य शक्ति की। हमारे चारों तरफ जो हवा है, जो इतनी हल्की लगती है, क्या वो भी हम पर दबाव डालती है हर वक्त? न सिर्फ डालती है, बल्कि इतना जबरदस्त दबाव डालती है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सच में? असल में हम हवा के एक महासागर की तलहटी में रहते हैं, जिसे वायुमंडल कहते हैं, और हमारे ऊपर मौजूद कई किलोमीटर ऊंची हवा का पूरा वजन हम पर हर पल एक दाब डालता है। इसे ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पर यह हमें महसूस क्यों नहीं होता? हमारी सामग्री में एक बड़ा सरल सा उदाहरण है कि कागज की प्लेट उठाना आसान है, पर उसके ऊपर एक बड़ा सा चार्ट पेपर रखकर उठाने की कोशिश करें तो बहुत जोर लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप सिर्फ प्लेट उठाते हैं तो उसके ऊपर हवा का वजन कम क्षेत्र पर होता है, लेकिन जैसे ही आप बड़ा चार्ट पेपर रखते हैं, आप अपने ऊपर मौजूद हवा के एक बहुत बड़े हिस्से का वजन उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारी सामग्री में एक चौंकाने वाला आंकड़ा दिया गया है। हाँ, मैंने पढ़ा और मुझे यकीन नहीं हुआ। उसमें लिखा है कि हमारे हाथ के सिर्फ 15 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर के हिस्से पर वायुमंडल का दाब लगभग 225 किलो के वजन के बराबर होता है। सही पढ़ा आपने, 225 किलो, लगभग 3 लोगों के वजन के बराबर दाब। 3 लोगों के? हर वक्त हमारे शरीर के इतने से हिस्से पर लग रहा है। 225 किलो, ये तो पागलपन है। तो हम इसके नीचे पिचक क्यों नहीं जाते? मतलब हम हर पल अपने ऊपर एक छोटी कार का वजन लेकर घूम रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ये बहुत बढ़िया सवाल है और इसका जवाब भी उतना ही शानदार है। हम इसलिए नहीं पिचकते क्योंकि ये दाब सिर्फ बाहर से अंदर की ओर नहीं लग रहा। अच्छा? हमारे शरीर के अंदर भी हवा है, हमारा खून और दूसरे तरल पदार्थ हैं जो उतना ही दाब बाहर की ओर डाल रहे हैं। ओके। तो बाहर का दाब और अंदर का दाब एक दूसरे को पूरी तरह से संतुलित कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह की रस्साकशी है जो बराबरी पर खत्म हो रही है। और इसी वजह से जब हम पहाड़ों पर या हवाई जहाज में ऊपर जाते हैं तो कान बंद हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बाहर का दाब अचानक कम हो जाता है और अंदर का दाब उसे बाहर धकेलता है ना? आपने बिल्कुल सही समझा। कानों का पॉप होना असल में आपके शरीर के अंदर और बाहर के दाब के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया है। वाह! और वो रबर के चूसक होते हैं ना, सक्शन कप। हाँ, उनका जादू भी यही है। जब हम उसे दीवार पर चिपकाते हैं तो हम उसके नीचे की हवा को बाहर निकाल देते हैं। अंदर दाब लगभग शून्य हो जाता है और बाहर का वो 225 किलो वाला वायुमंडलीय दाब उसे दीवार पर किसी गोंद की तरह चिपका देता है। ये तो कमाल है। तो हमारे चारों तरफ हर जगह हवा का ये जबरदस्त दाब मौजूद है। अगर ये हर जगह बराबर है, तो फिर हवा एक जगह से दूसरी जगह बहती क्यों है?
जिससे हम पवन कहते हैं, वो क्यों चलती है? क्योंकि ये दाब हर जगह बराबर नहीं होता। अच्छा। और प्रकृति का एक सुनहरा नियम है, चीजें हमेशा ज्यादा से कम की ओर जाती हैं। हवा हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर भागती है। इसी भाग दौड़ को हम पवन कहते हैं। हमारी सामग्री में इसे समझाने के लिए गुब्बारों का एक प्रयोग है। अगर हम एक फूले हुए गुब्बारे को एक बिना फूले गुब्बारे से एक नली के जरिए जोड़ दें तो क्या होगा? जाहिर है हवा फूले हुए गुब्बारे से खाली गुब्बारे में जाएगी। पर क्यों जाएगी? क्योंकि फूले हुए गुब्बारे के अंदर हवा ठसाठस भरी है, यानी वहां उच्च दाब है, और खाली गुब्बारे में निम्न दाब है। अच्छा। जैसे ही आप रास्ता खोलेंगे, हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर भागेगी ताकि दोनों तरफ संतुलन बन सके। हवा का ये बहाव ही छोटे पैमाने पर पवन है। तो धरती पर भी यही होता है? सूरज जब किसी जगह की जमीन को गर्म करता है तो वहां की हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। हाँ, तो क्या वहां एक खाली जगह, मतलब एक निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है? बिल्कुल। और प्रकृति को खाली जगह पसंद नहीं, तो आसपास के ठंडे इलाकों की भारी हवा जहां उच्च दाब होता है, उस खाली जगह को भरने के लिए तेजी से दौड़ पड़ती है। और हवा की इसी दौड़ को हम पवन कहते हैं। एकदम। दाब का अंतर जितना ज्यादा होगा, हवा उतनी ही तेजी से बहेगी। और जब ये दाब का अंतर सैकड़ों किलोमीटर तक फैल जाता है और बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है, तब यही साधारण सी पवन एक विशाल तूफान का रूप ले लेती होगी। आपने कहानी के सभी सिरों को जोड़ दिया। जब दाब का ये अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये भयानक आंधी और तूफान को जन्म देता है, जिसे हम झंझावात या चक्रवात कहते हैं। वाह, मतलब हमने एक स्कूल बैग के कंधे में दर्द के साधारण से सवाल से शुरुआत की थी, और अब हम चक्रवात जैसी विशाल और विनाशकारी ताकत को चलाने वाली मूल शक्ति को समझ चुके हैं। ये दाब सिर्फ एक किताबी बात नहीं है, ये तो हमारे आसपास की दुनिया को चलाने वाला इंजन है। बिल्कुल। ये बताता है कि चाकू तेज क्यों हैं, बांध नीचे से चौड़े क्यों हैं, और हवा क्यों चलती है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो धरती का अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरह से गर्म होना ही इन बड़े-बड़े उच्च और निम्न दाब वाले क्षेत्रों को बनाता है। यही दाब का अंतर चक्रवात का ईंधन है। हाँ, लेकिन इसमें एक और दिलचस्प मोड़ है जिसका जिक्र हमारी सामग्री में भी है। वो क्या है? सिर्फ दाब का अंतर हवा को सीधी रेखा में बहा सकता है, लेकिन चक्रवात तो घूमते हैं? हाँ, उनका एक खास घुमावदार पैटर्न होता है। बिल्कुल। ये घुमाव कहाँ से आता है? हमारी सामग्री इशारा करती है कि इसमें पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने, यानी उसके घूर्णन की भी एक बड़ी भूमिका है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो चलिए इस विचार के साथ छोड़ते हैं कि अगर किसी तरह पृथ्वी का घूमना बंद हो जाए तो क्या तब भी चक्रवात बनेंगे? हवा तो तब भी गर्म और ठंडी होगी, मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहेगी। लेकिन क्या हवा के उस बहाव का तरीका, वो खास डरावना और सुंदर घुमावदार पैटर्न जो चक्रवात की पहचान है, क्या वो पृथ्वी के घूर्णन के बिना भी वैसा ही होगा, या फिर हमें सिर्फ सीधी भयानक और तूफानी हवाओं का सामना करना पड़ेगा?